Thank you. Shall we start now? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes. Please continue. Then what we had discussed in last class? Sir, you discussing about Crane software, which is used for the SPSS purposes, and other things you use annexure के रूप में किए हुए डाटा वर्क को हम कैसे मतलब वहाँ पे दिखाते हैं सर, ये थोड़ा सा कम कंफर्म हो पाया था, सो काइंडली आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा क्या कर रहा था? Anybody else? सर आप मॉडरेटिंग वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे थे। Sir, सर डिस्क्रिमिनेट वेरिएबल, कन्वर्जेंट वेरिएबल, कंटेंट वेरिएबल। सर ये वैलिडिटी है। So validities है। एंड सॉरी रिलायबिलिटी वैलिडिटी। सर टाइम्स ऑफ वैलिडिटी। मैं भी सोचने लग गया था कि ये डिस्क्रिमिनेंट वेरिएबल टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी बता रहे थे सर आप। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। Yes, sir. Okay. Anything else? ये जो आपने लास्ट में बताया था थोड़ा सा कम कंफर्म हो पाया था कि जैसे क्रीम सॉफ्टवेयर आपने बताया था उसमें हम लोग जो वर्किंग करते हैं, ठीक है, SPSS की, तो सर वो एनेक्चर के फॉर्म में कैसे अटैच करना है सर, ये थोड़ा सा प्लीज कंफर्म कर दीजिए। लास्ट में आपने एकदम बताया था। नहीं, हमने तो ये कहा था कि लास्ट में कि आप सभी लोग उस लिंक पे जाकर के क्रैंक आर का सॉफ्टवेयर जो है उसे डाउनलोड करके अपने लैपटॉप सिस्टम में इंस्टॉल करें। सर हमने कोशिश की थी, उसमें ना बोल रहा है कि आफ्टर 48 आवर यू कैन डाउनलोड इन योर पर्सनल लिंक। सर वो लिंक सेंड करेंगे उससे पर्सनली डाउनलोड होगा, डायरेक्ट डाउनलोड नहीं हो रहा था। ऐसा तो सिस्टम नहीं है, जस्ट गिव मी अ मिनट। Sir, I have downloaded R. और किसी का डाउनलोड हुआ है आर? Yes, sir, हमारा हुआ है। हाँ, आपने इंस्टॉल भी कर लिया? Yes, sir. वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? Me also, sir. Okay. How many of you have done with this downloading and installing? Not yet, sir. कितने लोगों ने? अभी जस्ट ओनली वन पर्सन हैव ऑलरेडी सेड कि उन्होंने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया, एंड वन पर्सन हैज सेड कि उनको 48 आवर्स का टाइम दिया गया है। Sir, not downloaded. There's some problem. What kind of problem you are facing? Sir, I don't know why there is some problem in running that software, that program. रनिंग दैट आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट 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 करते जाना है। सर वो करा, उसके बावजूद भी एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं वहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि क्रिएट शॉर्टकट। तो अगर वहां पर हम लोग उसको टिक कर दें तो वो आपके डेस्कटॉप पर जो है वो शॉर्टकट या जहां भी आप लोकेशन उसको बताएंगे वहां पे शो होने लगेगा, उसके बाद इजिली आप उसको कर सकते हो। मेरे साथ भी सर यही प्रॉब्लम हुआ था, बट मैंने उसको कर लिया। इट सीम्स कि आप लोग को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है सिस्टम ऑपरेटिंग में। ये सानी मैम हो सकता है कि मैंने ये ऑप्शन ना मार्क किया और इसीलिए वो पर्सनल लिंक देने के लिए कह रहा हूँ। नहीं, आप जो मैंने कल आपको लिंक सेंड किया था, आप सभी लोग उसको पहले स्टार्ट करें एक बार। ठीक है सर, सभी लोग करें प्लीज। crane.rstudio.com मैं वापस से लिख देता हूँ। सर ये मोबाइल में तो होगा नहीं, ये तो लैपटॉप में ही हो पाएगा ना? हाँ, लैपटॉप में करना पड़ेगा आपको। सर लैपटॉप तो अभी नहीं है। नहीं है तो, बट ये है ना, ऑन करना पड़ेगा। नहीं, मेरे पास तो अभी है ही नहीं, मैं तो फोन से ज्वाइन हूँ। मैं भी फोन से ज्वाइन हूँ। तो
फिर आप लोग लर्न कैसे करोगे अबाउट द सॉफ्टवेयर? बताइए, अगर कुछ आज बताया भी जाएगा तो फिर सर आज भी एक बार हम लोग पर्सनल ट्राई कर लेते हैं, इफ नहीं होता है देन आफ्टर श्योर आई विल कांटेक्ट यू, क्योंकि सर अभी थोड़ा एक दिन और दे दीजिए हम लोगों को। और अभी अगर लैपटॉप चलाएंगे सर सारा ध्यान उसमें चला जाएगा, वो क्लास के अलावा टाइम भी लेगा ही। इसीलिए मैंने क्लास अटेंडेंस सेव करने के लिए आप लोग कल कहा था कि आप जी लोग सर, डाउनलोड इसीलिए करके सर। इंस्टॉल कर लेते हैं, सो दैट आपके जस्ट टेक हार्डली 10 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, 5 मिनट्स। मैंने अभी सेम लिंक से सब कुछ ओपन करके डाउनलोड किया, सारी चीजें आ गई हमारे पास। तो इसमें 14 आवर्स 10 आवर्स का ऐसा कोई स्कोप है नहीं। खैर एक्सक्यूजेस रहेंगे, कोई बात नहीं है, वो दैट्स नॉट माय आई मीन फॉल्ट। आप लोग के ही मतलब आपके बेटरमेंट के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर का एक एक्सपोजर देना चाह रहा था। नहीं सर, सही बात है। आप लोग तो हमें एक क्रिएटिव बता रहे थे कि जो होना जी चाहिए, सर, जी सर हो नहीं पाया। प्लीज सर आज का टाइम दे दीजिए, क्योंकि अभी लैपटॉप ऑन करेंगे तो वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा और फिर क्लास नहीं दे पाएंगे। ये बताइए, जो कल हम लोगों ने वैलिडिटी में क्या पढ़ा? डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी और कन्वर्जेंट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी भी। कंटेंट वैलिडिटी ऑल्सो। एंड कंटेंट वैलिडिटी क्या है? सर जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का पेपर है और बंदा उसमें ज्योग्राफी या फिर सम अदर ऐड कर रहा है, कुछ स्टैट्स या फिर अदर सब्जेक्ट ऐड कर रहा है, तो वो कंटेंट इशू है और इसे कहेंगे कंटेंट वैलिडिटी। हाउ विल चेक? How we will check this content validity? सर एक्सपर्ट से चेक करवाते हैं पूरा कंटेंट लिख करके। फॉर एग्जांपल अगर हमने मैथ्स का या इंग्लिश का टेस्ट बनाया है, प्रिपेयर करा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो भी एक्सपर्ट्स होंगे तो उनसे जा करके चेक करवाएंगे कि मेरा जो टेस्ट बना है तो मतलब इसका कंटेंट है वो बिल्कुल सही है कि नहीं। Nice. Anybody else? Anybody else want to add something on content validity? सिर्फ एक्सपर्ट से वैलिडेट कराएंगे या फिर कहीं और से भी कर सकते हैं हम लोग वैलिडेट, या किसी और की भी हेल्प ले सकते हैं फॉर वैलिडेट इंस्ट्रक्ट्स? Sir, I want to ask a question. Please. Sir, is content validity and construct validity same or both are different? And different. आपको डिफरेंस पता है कंटेंट और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का? Salini ji, do you know? Yes, sir. What is construct validity and what is content validity? Sir, I know only content validity, which we covered in the last class. I don't know about construct validity. Okay. तो हम लोग ये वैलिडिटी किसकी चेक कर रहे हैं? डेटा की वैलिडिटी चेक कर रहे हैं, जो हम एक्सेस करते हैं ऑल एस्पेक्ट में। वो डेटा किसको रेफर करना है? सर वो डेटा हमें अपनी मतलब जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जो भी रिसर्च वर्क पूरा उसमें वो यूज होना है, वो होना है, एज अ ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी के रूप में। ये जो डेटा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
सर Sir, जो search डेटा वो content. पॉपुलेशन को पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या मेजर कर रहा है? डाटा कुछ तो मेजर कर रहा होगा ना। जी जी सर, वो सर इंडिकेट कर रहा है कि मतलब ये रिलेवेंट है या नहीं, उसकी रिलेवेंसी को शो कर रहा है। रिलेवेंसी को शो कर रहा है। व्हाट एल्स? सर ये ऑटोमेटिक ऑपरेशन से इसे टेस्ट किया जा सकता है कंटेंट वैलिडिटी को, ऑटोमेटिक ऑपरेशन से। मैथमेटिक ऑपरेशन तो जैसे आपने बोला ना कि अगर हम एक्सपर्ट्स को नहीं लेना चाहते हैं, हम खुद ही उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ब्लैक बोर्ड दिख रहा है आप लोग को? जी विजिबल है। यस सर। यस सर। क्लियर दिख रहा है ना? यस सर। Yes. जब आप डाटा कलेक्ट करते हो तो डाटा एंट्री तो करने आता है कि नहीं आता है? तो डाटा एंट्री आता आती है। है ना? एक्सेल जी। पे डाटा एंट्री कैसे करेंगे? रोज और कॉलम्स के फॉर्म में होती है सर, तो हमने ये ग्रिड बना लिया। जी। इधर में सारे स्टेटमेंट चाहिए, एक कॉलम में एक स्टेटमेंट, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. ये स्टेटमेंट हमारा एक आइटम भी कहलाता है और एक चाहे तो वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, ठीक है? किसी वेरिएबल के ऊपर ही आपने ये स्टेटमेंट बनाया होगा, ठीक? क्लियर है? यस सर। एवरीवन, सबको क्लियर है? जी। से इन्होंने नंबर 1 रेस्पोंडेंट का रिस्पांस, एक पर्टिकुलर रेस्पोंडेंट का रिस्पांस हम एक सिंगल एरो में रो में नोटिस करेंगे। We have 5 statements and say 7 respondents. Okay, 7 respondents and 5 statements. और हमारा स्केल है हम लिकट 5 पॉइंट लिकट स्केल है। से इन्होंने कहा 5 3 1 4, ठीक? ठीक है? यस सर। उसी तरह इन्होंने कुछ पॉइंट्स कह दिया, 4 ज्यादा ना, 1 2 4 कुछ भी, ठीक है? ये डाटा एंट्री करने का एक तरीका है, ठीक? जब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया तो आप डाटा कैसे एंट्री करेंगे वो, ये क्या है? मान लीजिए 5 वेरिएबल्स है हमारे,
5 स्टेटमेंट है, 5 वेरिएबल से 5 के ऊपर हमने कोई स्टेटमेंट लिया है, ठीक? और ये दोनों आइटम और ये 3 आइटम्स मिलके किसी एक पर्टिकुलर एक्ट को के बारे में कह रहे हैं, ठीक? They are representing one particular or similar kind of characteristics about the respondent, जिसके बारे में भी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. अब ये कोई स्टेटमेंट मिलके किसी एक चीज को जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हमने एक नाम दे दिया F1 एज अ फैक्टर 1। और इन वेरिएबल्स से ही जो ये फैक्टर्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, ये फैक्टर्स ही हुए या इनको कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट ऑफ योर स्टडी। कुछ वेरिएबल्स को मिलके जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्ट। एंड व्हाट वी वेर स्टडीइंग yesterday and what we were checking or validating things is that we are validating our scale, these variables, and once these variables are validated, we can say we have also validated our constructs. So that way it becomes we are validating our constructs. ठीक है? क्लियर है? कंटेंट वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के लिए तो basically what we are doing here is checking construct validity, or we are validating our scale, ठीक है? चलिए, तो ये तो हो गया इसकी बात। नेक्स्ट we have learned about convergent validity. Convergent validity क्या होती है? जब दो ग्रुप और दो डेटा में सिमिलरिटी होती है और एक को दूसरे से सिमिलर किया जाता है, दूसरे से कंपेयर करके सिमिलरिटी पाई जाती है, तो वहाँ कन्वर्जेंट वैलिडिटी होती है। No. Anything else? So we check the correlationship between the two factors and between factor and the Factor 1, factor 2. So we check the relationship between these two. Sir, factor to item. Pardon? Factor to item, sir. Factor 2 items. इन सारे आइटम्स के with all the factors. आगे की खत्म पे आज है ऐसे मोटे-मोटे काट लो। ले तो तुम्हें खाना खा लो, हम तुम्हें खाएंगे ना। प्लीज म्यूट कर लो, इसका भी वॉइस आ रहा है। तन्वी प्लीज टमाटर वगैरह पहले काट के रख लिया करो, इसमें ठंडक खत्म है, मतलब पहले काट के बाहर निकाल के रख लिया। तन्वी Tanu ji, mute yourself.
हाँ प्लीज, यहाँ से कोई बताए। सर ये ब्लर हो रही है स्क्रीन थोड़ी सी। बाकी लोगों को यस सर, मुझे ब्लर लग रहा है। Yes, ब्लर sir. ब्लर आ रहा है। नहीं है। अभी क्लियर है? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, कोई बात नहीं। ब्लड में कुछ भी इस टाइप का सर समझ में आ आप रहा है? बता दीजिए स्टार्टिंग वाला F2 F3 F शायद इस तरह से आपने लिखा हुआ है और Factors यहाँ and पे items. I1 मैट्रिक्स समझ में आ रहा है? मैट्रिक्स, जी Yes, मैट्रिक्स sir. बनी हुई है। यस सर। ओके। तो वर्टिकल कॉलम्स में हमने फैक्टर्स के नाम लिखे F1, F2, F3 एंड F4। जी सर। एंड रो कॉलम में आई हैव आइटम नंबर 1, I1, I2, I3, I4 and 6। ठीक। अब कन्वर्जेंबिलिटी में जब हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस रन करते हैं, ठीक है, क्या चेक प्रिंसिपल। सर आपकी वॉइस नहीं क्लियर आ रही है, कट कट के आ रही है। दैट्स नेटवर्क प्रॉब्लम। सबको कट के आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. सबको- जी Yes, सर sir. वॉइस Yes, ब्रेक हो Yes, sir. कंप्लीटली ब्रेक। यस सर। कंप्लीटली। यस जब सही से आवाज आएगी तब बताइएगा, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। अभी सही आवाज आ रही है कि नहीं? Okay, sir. सर आप रीजॉइन हो जाइए प्लीज, तो मे भी हो सकता है कि हाँ? इशू। सर आप रीजॉइन हो जाइए तो इशू नहीं हो। नहीं, दैट इज सर अब क्लियर आ रहे हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम। कोई कनेक्ट और उसकी वजह से नहीं। यस इट्स अ नेटवर्क प्रॉब्लम। अभी क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके, कल क्लास का अटेंडेंस मुझे भेजा कीजिए। सर आपका नंबर नहीं है, हम सुदेश सर को भेजते हैं पीडीएफ बना के। और एक लास्ट क्लास में पर्सनली एक था, आई थिंक वी हैव सेंट दिस अटेंडेंस। यस तो प्लीज कल की अटेंडेंस भी आप मुझे सेंड कर दीजिएगा और आज की भी। सर आपका नंबर नहीं है और आप हमारे ग्रुप में भी नहीं है सर, तो हाउ इट्स पॉसिबल। Yes. Sir, request कलर वाले ग्रुप में। Okay, so shall we start now? Shall we start now? Yes sir. continue. यस सर। Yes, sir. अब हमने जब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस रन किया तो उसने EFA करके हमें एक मैट्रिक्स टेबल बना दिया, और जिसमें हर एक आइटम का उसने 4 या 5 फैक्टर्स के साथ एक कोरिलेशन वैल्यू हमें दे दिया। इस आइटम, कौन सा आइटम का किस फैक्टर्स के साथ कितना कोरिलेशन है, वो एक वैल्यू दे दिया, और उस रिलेशन वैल्यू को हम लोग इस कंपोनेंट एनालिसिस में फैक्ट लोडिंग्स भी कहते हैं। तो हर एक आइटम का हर एक फैक्टर के साथ एक लोडिंग दे दिया। सपोज अगर आइटम 1 का 0.84 है, इट मींस आइटम 1 फैक्टर 1 के साथ 0.84% या 84% की लोडिंग उसके साथ रखता है। ठीक है, हम लोग अब यहाँ से इस वैल्यू को लोडिंग का नाम देंगे। क्या बोलेंगे? Loading. प्लीज रिपीट कर दीजिए। Kumnath, please mute yourself. जो भी कल हमने इसमें पढ़ा था, हर एक आइटम्स का कुछ ना कुछ एक वैल्यू, एक फिगर आएगा हर एक फैक्टर्स के साथ, तो दैट इज अ कोरिलेशन वैल्यू, दैट इज वी गेट box over here, and this value from now onwards we will use the word loading. ठीक है, तो 1 की लोडिंग फैक्टर 1 पे 0.84 है,
रिलेशन, ठीक है, फर्स्ट आइटम का रिलेशन विद ऑल फैक्टर्स ऐसे मेंशन होता है। फिर हम उसी ईएफए में एक और आइटम प्लेस करते हैं, ठीक है, रोटेटेड वेरी मैक्स। तो वो करने के बाद क्या करेगा वो कि जितने भी आइटम्स नंबर 1 फैक्टर के साथ, अगर 2 आइटम है या 3 आइटम है या 4 या 10 आइटम, जितने भी आइटम्स हैं वो सब की जिसकी भी लोडिंग 0.7 से ऊपर होगी उन सबको एक तरफ वो ऐसे इकट्ठा कर देगा। क्लियर है? यहां तक दिख रहा है सबको? Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Visible. Yes, sir. Let us assume that we have only 3 factors. Okay? Yes, sir. प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि आफ्टर 2 तो कोई क्लास में ज्वाइन नहीं करे प्लीज, ठीक है? इट इज डिस्टर्बिंग। सो लेट अस एज्यूम कि वी हैव ओनली 3 फैक्टर्स, ठीक, और वी हैव 7 आइटम्स एंड देन वी नीड टू चेक इट्स वैलिडिटी। ओके, सो व्हाट वी हैव डन, we have first checked content validity with the help of subject expert, industry expert, and the literatures. Okay. Say something. Okay to all? Yes, sir. Okay. Then we will check कन्वर्जेंट वैलिडिटी। जब हमें पता है, ठीक है, कि कौन से आइटम हमने किस फैक्टर के लिए बनाया है, ठीक है, तो हमें ये चीज इंश्योर होनी चाहिए कि आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 अगर हमने फैक्टर 1 के लिए बनाया है तो इसकी सारी लोडिंग 0.7 से ऊपर फैक्टर 1 के लिए आना चाहिए। फैक्टर 1 नॉट नेसेसरली बट किसी एक ही फैक्टर के नाम से आना चाहिए, ठीक है? वो फैक्टर 2 में भी हो सकता है, तो हो सकता है कि सारी वैल्यू फैक्टर 2 में आए और ये वाली फैक्टर 1 में आ जाए। नाम हम नोमेनक्लेचर कुछ और बदल दे सकते हैं। ये सीक्वेंसिंग जो होता है ये डिपेंड करता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ वेरिएंस आर एक्सप्लेन्ड बाय दीस फैक्टर्स। समझ में आया? परसेंटेज ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन्ड। सर आप प्लीज रिपीट कर दीजिए। ओके, जैसे कोई एक पर्सन है, लेट अस एज्यूम कोई
भी ले लेते हैं, से शालिनी। अगर आप लोग को बताना हो कि शालिनी किस टाइप की लड़की है, ठीक, तो आप क्या करोगे, उनके फीचर्स के बारे में बात करोगे, उनके बिहेवियर के बारे में बात करोगे, उनके एटीट्यूड के बारे में बात करोगे। तो आप किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ऐसा कह सकते हो कि मेजर पार्ट है कि वो उनका एटीट्यूड ऐसा है, तो एटीट्यूड के बेसिस पे एटीट्यूड उनका जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, से पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप कहोगे कि से इनकी बात आई तो ये 50% तो ये बहुत पॉजिटिव रहते हैं, इनसे बात करके ठीक लगता है। आप कोई क्या कहते हैं, कोई प्रॉब्लम में हो तो उसको काफी मोटिवेशन फील होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि अगर हमें शालिनी के बारे में कुछ बात करनी है तो हमको बताते हैं कि 60% एटीट्यूड जो है, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है, वो इनके व्यक्तित्व के बारे में एक्सप्लेन करता है, कह सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। उसके बाद उनका नेक्स्ट इंटेलिजेंस लेवल, इंटेलिजेंसी के बेसिस पे कह सकते हैं रिमेनिंग 30% उनका इंटेलिजेंस लेवल सब्जेक्ट या किसी और चीज से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर बाकी और कैरेक्टरिस्टिक्स इन जनरल हम कहते हैं 1-2%, 10% में सारी चीजें हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एज अ पर्सन हमको अगर डिस्क्राइब करना हो तो हम सबसे मेजर परसेंटेज से किस चीज से एक्सप्लेन करते हैं कि उनका पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है किसी भी प्रॉब्लम में। तो हमने तो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या हो गया, इट इज फैक्टर 1 पॉजिटिव एटीट्यूड। फिर नॉलेज और पर्सनालिटी। सपोज आप लोग समझने के लिए मैं ये बता रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है? जी सर। तो ये परसेंटेज ऑफ वेरिएंस तो होता है कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कितना परसेंटेज ये फैक्टर एक्सप्लेन कर रहा है, इसके बारे में वो बताता है। और जब सॉफ्टवेयर में आप रन करते हो तो ये जो ऑर्डर होता है F1, F2, F3, ये डिपेंड करता है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर रहा है, मोर परसेंटेज ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन करता है, पहले आता है, उसके बाद दूसरा, लास्ट वाला जो होता है उसमें कंपेयर टू अदर फैक्टर्स कम एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो ये ऑर्डरिंग जो होती है वो उसके बेसिस पे होती है। खैर वो हम बाद में और डिटेल में समझेंगे। तो ये तो हमारा ऑर्डरिंग था। तो अब इसके बाद हम कन्वर्टेड वैल्यू कैसे चेक करेंगे, और डाइवर्जेंट वैल्यू हम यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, प्लीज एक्सप्लेन एनीबॉडी। डाइवर्जेंट वैलिडिटी वही होती है ना जिसमें दोनों जो है अपोजिट कोरिलेशन होते हैं दो डेटास में। जैसे आप इसमें एग्जांपल से समझाइए। सर अगर हम एग्जांपल की बात कहें तो मान लीजिए कोई एक डेटा बहुत ज्यादा पॉजिटिव जा रहा है, दूसरा बहुत निगेटिव जा रही कोई वैल्यू, ऐसी कोई दो वैल्यू है तो वहां भी डाइवर्जेंट वैलिडिटी होगी। नो। सर एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से कितना डाइवर्जेंट है, कितना अलग है, इस चीज को हम डिफरेंट है। वेरी गुड। वो ये कह रहा है ये जो फैक्टर है वो अलग अलग है। सिंपल सी बात यही है, सिंपल सी डाइवर्जेंट की बात यही है। ये जो फैक्टर है ये दोनों अलग है, ये तीनों फैक्टर एक दूसरे से अलग अलग है, भिन्न भिन्न के हैं, सेम नहीं है, अलग बात कह रहा है। सिंपल सी बात यही है, ठीक है। यस सर। सबको क्लियर है?
Yes, sir. जी सर। यस सर। डाइवर्जेंट में ये या ऐसे 5-6 और फैक्टर्स आप लिख लीजिए, ऐसे कॉलम और बना लीजिए, लेकिन डाइवर्जेंट वैलिडिटी यही प्रूव करेगा कि ये सारे फैक्टर्स जितने भी हैं, ये सारे फैक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से टोटली अलग फैक्टर उसमें यूनिटी ना होना, फैक्टर्स में यूनिटी ना होना, यही डाइवर्जेंट सिमिलैरिटी वैलिडिटी है। सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी ना ना होना। यस। सर, तो अगर जैसे कि ये डाइवर्जेंट वैलिडिटी की इसके थ्रू अगर कोई ऐसी वैल्यू फाइंड आउट हुई जो कि ये दिखाती है कि दो फैक्टर में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है या उसकी वैल्यू कम आ रही है, मतलब सिमिलैरिटी हमें पता चले कि सिमिलैरिटी है, तो क्या एक फैक्टर को हम डिलीट भी कर सकते हैं या मर्ज भी कर सकते हैं? मर्ज कर सकते हैं। मर्ज कर सकते हैं। ओके सर। हाँ, फिर आपको 2 अलग-अलग नाम ना देके उसको कंबाइन करके एक ही नाम देना पड़ेगा। अगर नाम नहीं पता है तो, अगर नाम पता है तो आपको एक ही नाम ओके सर, थैंक आपको मर्ज करके बैठना, ठीक है? यू। यस। ओके। और चलिए, लेकिन उस पे अभी मैं डाइवर्जेंट पे थोड़ा-सा अभी एक स्टेप के बाद आता हूँ। कन्वर्जेंट में हम अभी क्या करेंगे? कन्वर्जेंट क्या कहता है? सर जो ऐसे दो डेटा लेना जो आपस में कोरिलेट हो रहा हो, जिनमें कोरिलेशन हो। कैसे प्रॉब्लम? मतलब ऐसे दो डेटा लेंगे ना जिसमें कोरिलेशन हो एक दूसरे से, मतलब वो एक दूसरे से मिलते हो या एक दूसरे को कोरिलेट करते हो। कौन-कौन से? F1, F2? हाँ सर, कह सकते हैं F1 F2 है सर इसमें। नहीं सर, हमें जो लगता है कि आइटम। आइटम्स जो है F1 में जितने आइटम्स है वो यस एक ही सर। तरफ कोरिलेट होना चाहिए, सो दैट दे वर्क टुगेदर टू वैलिडेट द फैक्टर। वेरी गुड। ये आइटम्स किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं ना, ये आइटम्स तो हमने यहाँ पे अलग-अलग इसलिए दिखाई फैक्टर्स के बराबर में आ रही है, ठीक है? अगर ये आइटम्स यहाँ 0.7 और 0.91 यहाँ दिखाएंगे, इनकी लोडिंग इसके साथ भी ज्यादा हो और इसके साथ भी ज्यादा हो, ठीक है? तो ये क्या होगा? ये कन्वर्ज नहीं हो रहा, कन्वर्ज नहीं हो रहा, वो क्या फैल रहा? हमें ऐसा चाहिए कि जो भी आइटम्स है उसकी लोडिंग जो है वो किसी एक फैक्टर की तरफ कन्वर्ज हो जाए, एक इकट्ठे एक साइड आता है, इसमें हर जगह फैलता हुआ ना किसी एक तरफ जाए, ठीक है? तभी हम वैलिडेट करेंगे कि ये जो आइटम है वो इसी फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? यस सर। यस सर। जैसे एटीट्यूड की कुछ प्रॉपर्टीज बताइए। एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड। So can you give some example? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड और कुछ एटीट्यूड में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। Negative attitude. उसके अलावा सर अग्रेसिव एटीट्यूड। एग्रेसिव। एनीथिंग एल्स? एक वर्ड और बोलिए। मॉडरेट। मॉड जी सर, यू कैन से Dominating. क्या? Dominating. कह रही हूँ। Aggressive, dominating, we can say almost similar. इग्नोरेंस। सर एक्टिव। सर एक्टिव। ठीक है। So cooperating. Suppose this is item 1, item 2, and this item 3. ठीक है? अब अगर सर वॉइस नहीं आ रही है और स्क्रीन भी ब्लर है। बीच बीच में नेटवर्क इशू आ रहा है।
नेटवर्क इशू का तो नहीं कर सकते, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहा हूं, पॉजिटिविटी, एग्रेसिवनेस, एक्टिव। I1 I2 I3 को हमने पॉजिटिव एटीट्यूड के नाम दे दिया, ठीक है। एक का नाम एटीट्यूड, एक का नाम एग्रेसिव, एक का नाम एक्टिव। लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे एग्जांपल आप समझने की जरूरत है, ठीक है। क्लियर है वॉइस? नो सर। अभी क्लियर है? सर ये जो आप यहाँ से बता रहे हैं ना, यहाँ से आपकी वॉइस बहुत ब्रेक कर रही है। ये थोड़ा सा एक बार ये एटीट्यूड वाला पोर्शन फिर से बता दीजिए। अभी यहाँ से क्लियर है वॉइस? जी। तो मैंने I1 को पॉजिटिव एटीट्यूड दे दिया, I2 को एग्रेसिव एंड I3 को एक्टिव, ठीक। अगर किसी की पर्सनालिटी या किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए हमने एटीट्यूड, नॉलेज, पर्सनालिटी को दे दिया और ये कह दिया कि पॉजिटिव एटीट्यूड कहानी, हमने कुछ स्टेटमेंट बनाया पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में और उसका स्टेटमेंट आने के बाद हमने फैक्टर एनालिसिस किया और उसकी लोडिंग में ये एटीट्यूड में न जाके नॉलेज में चला गया। ये तीनों के बारे में कुछ बहुत डिस्क्राइब कर रहा हो तो इसका मतलब है कि हमारे इस आइटम में या तो कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारे इस आइटम में एक प्रॉब्लम है, या तो इस आइटम को आप रिमूव भी कर दें। Sir, can you please tell us what factors you have mentioned? Because it is not visible. Just for example, it is for attitude, knowledge and personality. ठीक है? Attitude, knowledge and personality. Okay, sir. Thank you. पॉजिटिविटी जो है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर सब में इक्वल या मोर देन 0.8 की लोडिंग शो करता है तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट या इस आइटम में कुछ प्रॉब्लम है, हम उसको रिमूव कर दें या हम उसको वापस से कुछ चेक करें, वापस से डाटा कलेक्ट करें उस आइटम को ले। ये किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को ही एक्सप्लेन करना चाहिए, हर एक फैक्टर्स को नहीं, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं। हाथ का काम हाथ ही करेगा, पैर का काम पैर ही करेगा और ब्रेन का काम ब्रेन ही करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उंगली चलना है तो पैर की उंगली हमने चला दी, काम चल हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हाथ का काम हाथ को करना पड़ेगा। तो एक फैक्टर कि जितने आइटम्स होंगे वो सारे एक तरफ कन्वर्ज होने चाहिए। ये पांचों उंगलियां अगर अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी तो नहीं, इन सबको एक तरफ आना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक तरफ आती है तो ही हम इसे कन्वर्जिंग रिलेटिव को अप्रूव करते हैं और सबकी लोडिंग 0.7 से ग्रेटर होनी चाहिए, इससे ऊपर होनी चाहिए। क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि कन्वर्जेंट ना हो, मतलब सभी में बराबर बराबर आ जाए? होगा नहीं वैसा। अगर सभी में बराबर बराबर आ गया तो आपको वो आइटम को रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि वो आइटम आपको क्लियरली किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, किसी एक भी फैक्टर्स को, किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, वो सब में मिला हुआ है, तो उस आइटम को आपको निकाल के साइड कर देना चाहिए। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक या दो फैक्टर के साथ बड़ा क्लोज उसका दिखे? हाँ, वो हो सकता है। तो उसमें आपको ये चेक करना होगा किसके साथ लोडिंग ज्यादा है, उसके साथ आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज उसको भी हटा सकते हैं। ठीक सर, ठीक है। और सबकी लोडिंग ये कंपल्सरी 0.7 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अभी आपने 0.8 बोला है थोड़ी देर पहले।
0.7 ही बोला है, ओके ठीक है। अगर 0.8 बोला है तो आई एम सॉरी, 0.7। ओके ओके सर, नो इशू। 0.7 से ऊपर होना चाहिए, आप उसको उससे कम होगा तो नहीं लेते हैं, जनरली नहीं लेते हैं। बहुत सारी स्टडीज में आप अगर पढ़ेंगे, कुछ पेपर्स आप पढ़ेंगे तो 0.6 पे भी लिया गया हुआ है, तो उसकी अलग कंडीशन है। आपको मेंशन करना होता, बताना होता कि आपने क्यों 0.6 पे लिया है, और 0.5 पे तो हम फिर बिल्कुल ही नहीं लेते हैं। फिर आपका आगे चल के डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को प्रूव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर उसके और नीचे जाएंगे तो बाद में उसको वैलिडिटी को प्रूव करना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सो कन्वर्जन वैलिडिटी में हम सिंपली चेक करें कि सबकी लोडिंग कितनी है और 0.7 से ऊपर है और एक पर्टिकुलर फैक्टर्स की रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हेंस वी प्रूव कि कन्वर्जन वैलिडिटी इज डन। ओके, ये टेबल हमारे पास एक कोई भी सॉफ्टवेयर हमने रन किया, हमारे पास एक टेबल बन के आ गया। हम डाइवर्जेंट वैलिडिटी कैसे चेक करेंगे? एनी आइडिया, एनीवन? The correlation between the factors. कोरिलेशन, फैक्टर्स के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे सर। ये दो फैक्टर्स के बीच में कोरिलेशन। सर फैक्टर्स की टोटलिटी को अगर मेजर करें, टोटलिटी मतलब फैक्टर 1 का जो टोटल आएगा वो कितना डिफरेंट है फैक्टर 2 के टोटल से? कुछ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और सर दोनों फैक्टर्स जब जो है वो डिस्क्रिमिनेट हो रहे हो, एक की वैल्यू दूसरी वैल्यू से बहुत डिफरेंट हो, तो वो मेजर भी यूज कर सकते हैं कि डाइवर्जेंट फैक्टर है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे, वही तो क्वेश्चन है। हाउ यू विल फाइंड कि फैक्टर 1 का टोटल फैक्टर 2 के टोटल का कोरिलेशन अगर लगा करके करना चाहे तो सर वो डिफरेंट कोरिलेट हो, एक मतलब लेफ्ट जा रहा हो तो दूसरा राइट में जा रहा कि हो। वो पॉजिटिवली सर नेगेटिव होना चाहिए कोरिलेशन। नहीं, ये तो इन्होंने ये पूछा ना मेजर पूछे, कैसे मेजर करेंगे? ठीक है सर, क्या ऐसा है क्या कि कन्वर्जेंट ठीक उल्टा, यानी कि जहां कोरिलेशन कोफिशिएंट सबसे कम हो उधर से वो डाइवर्जेंट है? नो अभी आप इसमें कह सकते हैं कि ये फैक्टर से अलग है, जबकि हमारे पास तीन की लोडिंग भी दी हुई है। सर सबसे कम मान लीजिए 0.77 है, तो इसकी लोडिंग में सबसे कम कैसे बता पाएंगे? मान लीजिए हमारा 0.77 सबसे लोवेस्ट, तो ये मान लीजिए ये तो अलग हो गया, बाकी सब वो फैक्टर की वॉइस पूरी ब्रेक कर गई, डाइवर्जन का वो जो मेजरमेंट था नहीं पर्डन सर, आपकी आवाज पूरी कट गई, पूरी ब्रेक हो गई सर यहाँ से। हमने एक और यहाँ पे कॉलम बना लिया, ठीक है। सर हाई और लो करके देंगे टूल्स जो स्कोर देगा। Is it visible to everyone? The last visible है? नो सर, ब्लर है स्क्रीन, थोड़ा ब्लर कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी हुई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स विजिबल है सर, पर जो वैल्यू लिखी हुई है वो ब्लर है। कोई बात नहीं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग प्लीज फोकस। ओके 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 सर। अब सपोज हमारे पास फैक्टर 1 में तीन आइटम है, आइटम 1, 2 एंड 3, ठीक। अब इन आइटम को हम कोई एक पर्टिकुलर कंबाइन करके एक इसका एवरेज निकाल लेंगे और इसको बोलेंगे
एवरेज लोडिंग, और इन तीनों को हमने एक कर लिया। ये तीन आइटम जो थे ये क्लब होके एक आइटम बन गया। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। लाइकवाइज फैक्टर 2 के अंदर हमारे दो आइटम है, आइटम 4 और आइटम 5। हमने इनको भी क्लब कर लिया। एंड लाइकवाइज फॉर द थर्ड फैक्टर हमने इनको भी क्लब करके एक फैक्टर ले लिया, दैट इज 1 2 और 3। अब ये जो आइटम फैक्टर बन गए हैं इसकी इसका एवरेज निकालेंगे 0.84। प्लीज एवरेज निकालिए आप प्लीज। 0.84। सर सब फैक्टर्स का एवरेज निकालना है बट हमें स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही है। वैल्यू 0.84, आइटम 2 का 0.77 और आइटम 3 का 0.92। सर आइटम 1 का क्या है? 0.84। इसमें क्या ये दो आइटम का एवरेज क्या आएगा? 0.84। एवरेज लोडिंग के नीचे उन तीनों सेक्शन का आइटम्स का हमने एवरेज लोडिंग लिख दिया। ठीक है, उसी तरह दूसरे फैक्टर का आइटम 4 0.97, आइटम 5 0.88। क्या आएगा? सर 0.92। And last two items, item 6 0.1 and 0.97। 0.94। 0.94। ये एवरेज लोडिंग की कहानी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और टर्म यूज करते हैं दैट इज नोन एज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड। एक कॉलम हमने और बनाया जिसको नाम दिया वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, अब हम वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड को कैसे निकालेंगे? सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, हमने जितने कॉलम स्टैंडर्ड बनाए थे, जितने बॉक्स एवरेज लोडिंग के बनाए थे उतने ही बॉक्स इसके बना लेंगे। ठीक है, हमने बना लिया। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, अब वेरिएंस एक्सपेक्टेड हम कहां से निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो भी एक लोडिंग आई है हमारे किसी भी फैक्टर्स की उसको स्क्वायर करना है। तो 0.84 का स्क्वायर क्या होगा? 0.8 का स्क्वायर क्या होगा? 0.70। 0.7।
ब्रेक हो रही है आपकी। सर आपका आवाज नहीं आ रही सर, यू आर नॉट ऑडिबल। लाइकवाइज हम और भी बाकी के दो कॉलम बचे हुए हैं, दोनों की भी निकालेंगे। सर 0.84। और नेक्स्ट लास्ट वन 0.8 0.88। 0.88। ये हो गया हमारा वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, अब हम एक चीज और चेक करेंगे यहाँ पे। एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड, हमने वेरिएंस एक्सपेक्टेड निकाल लिया। अब हम इसका एवरेज ले लेंगे, दैट इज नोन एज एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड, और इसको शॉर्ट में नाम बोलते हैं एबी। बहुत सारे पेपर में आपने पढ़ा होगा एबी का नाम, किसी ने पढ़ा एबी का नाम? या अभी बहुत सारा पेपर देख पाए नहीं आप लोग, रिसर्च पेपर्स। अभी सर हम लोग पढ़े ही कहाँ सर, अभी पीएचडी में एनरोल्ड हुए हैं, पेपर ढूंढना है क्या कैसे, अभी तो क्लासेस चल रहे हैं। अभी तो हम लोग के प्राइमरी सेक्शन ही स्टार्ट हो पा रहा है ना, अभी कहाँ पे फर्दर कुछ भी हो पा रहा है। आपके दिमाग में बस रहेंगे तो हो सकता है कि आगे आपको जब आएगा तो आपको समझ पाएंगे कि ये एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड है क्या चीज, कहाँ से आया। ठीक है, तो हमने इन तीनों का एवरेज निकाल लिया। वेरिएंस एक्सपेक्टेड का आप वैल्यू निकाल कर लिख देंगे, कितना हुआ वेरिएंस एवरेज। सर वैल्यूज बोल दीजिए, दिख नहीं रही है। अभी तो आप लोगों ने ही बोला है, सर सीधे कैलकुलेट करके बोल दीजिए। स्क्वायर करने के बाद आप लोगों ने तो बताया है। सर लिखा नहीं है, सीधे कैलकुलेट करके बता दिया था। 0.7, 0.84 and 0.88। 0.80। 0.80। 80। ठीक है, ये हो गया ABE। ठीक है, क्लीन कर दूं ये? सर एक बार फिर से बता दीजिए। आपने सारी लोडिंग निकाल ली। ठीक है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस रन किया, उसमें से सारी लोडिंग्स आपको मिल गई। यस सर। किसी एक पर्टिकुलर पैकेट की तरफ कन्वर्ट हो रहे कि नहीं हो रहे, आपने चेक कर लिया सारे कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट फाइन। तो वो सारे आइटम हमने एक साइड कर लिया, फैक्टर 1 का एक साइड, फैक्टर 2 का एक साइड, फैक्टर 3 का एक साइड कर लिया। जितने भी आइटम्स एक साथ क्लब है किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर के लिए, उसको हमने एक बॉक्स बना के उसकी एवरेज लोडिंग ले ली। ठीक है, ये लोडिंग फैक्टर 1 को 0.84 की लोडिंग ऑन एन एवरेज विद दिस आइटम रिप्रेजेंट कर रही है। अगेन 0.9 से फैक्टर 2 की लोडिंग रिप्रेजेंट कर रही है, 0.94 से। सर नॉट ऑडिबल। अभी ऑर्डर तो देना है। कट रही है आवाज आपकी बहुत। अभी मेरे तो मैं यहाँ कर सकता।
अभी समझ में आया इसका तक आप लोगों को? सर एवरेज निकालने तक क्लियर हो गया, उसके बस लास्ट का स्टेप बता दीजिए। ठीक है, एवरेज निकाल दिया ना ये। एवरेज के बाद हमने सिर्फ इसको स्क्वायर कर लिया, ये जो वैल्यू आई है इसको स्क्वायर कर दिया, डबल मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। यस सर। डबल स्क्वायर करिए, डबल नहीं किया, स्क्वायर किया, ठीक है, डबल इज रॉन्ग वर्ड। स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर करके जो वैल्यू आई उसका भी हमने एवरेज निकाल लिया। क्या किया? एवरेज निकाल लिया। और जब एवरेज निकाला तो उसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास? उसको बोलते हैं एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड। क्या बोलते हैं? एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड। हाँ, और शॉर्ट फॉर्म में AVE। ओके सर। अब लेकिन सिर्फ AVE निकालने से हमारा डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी प्रूफ नहीं हो जाता है कि हमारी वैलिडिटी कंफर्म हो गई। हम उसको यहाँ पे वैलिडेट नहीं करते। इसके आगे हमें और एक स्टेप करना होता है। क्लीन कर दूं ये? अब क्लियर है यहाँ पे? यस सर। आप लोग की अगली क्लास तो नहीं है? 3 सर है बजे 3 बजे से। 3 बजे से, ओके। तो मैं अभी कंटिन्यू करूं या यू गाइस वांट? बताइए, मैं इसको फिनिश कर देता हूँ ना? यस सर। यस सर, कर दीजिए। ये क्या है? कोई आइडिया किसी समझ में आ रहा है? दोनों तरफ फैक्टर है, फैक्टर फैक्टर के बीच में रिलेशन कैसा है इसको? वेरी गुड। और इसको और क्या चीज बोल सकते हैं? फैक्टर मैट्रिक्स। स्क्वायर अभी मैट्रिक्स। आपने जो मुझे एक्सप्लेन किया, जो बोल रहे थे, उसी चीज को बताइए क्या है। Convergent matrix. The correlation between the factors. Very good. Correlation matrix. ठीक है, हम पहले सारे वेरिएबल्स के बीच में, सारे फैक्टर्स के बीच में कोरिलेशन चेक करेंगे। ठीक है? यस सर। फैक्टर 1 फैक्टर 1 के बीच में 1 1 1 ये मैट्रिक्स ऐसे बनेगा। और जो फैक्टर 2 और फैक्टर 1 और फैक्टर 2 के बीच जो भी कोई वैल्यू आएगी, से 0.81 0.6 0.4, ठीक है? ठीक है, अब यही वैल्यूज यहां पे भी आएंगी। मैट्रिक्स का मतलब ये है कि हाफ पोर्शन के नीचे जो वैल्यू रहती है वही हाफ पोर्शन के ऊपर रहती है वैल्यू। कोरिलेशन में अगर हम चेक करें या मैट्रिक्स में कभी भी चेक करेंगे, दो चीजों के बीच में जो रिलेशन है F1 और F2 के बीच में जो वैल्यू है, रिलेशन वैल्यू आएगी, वही वैल्यू F1 और F2 के बीच में भी आएगी और F2 और F1 के बीच में भी सेम आएगी। ठीक है? यस सर। यस सर। क्लियर है?
क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो जब हमारी ये वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे कि सारे पैरामीटर्स के बीच में ये जो वैल्यूज है, ठीक है, इसका हम एवरेज निकाल लेंगे इस वैल्यूज का। जो कोरिलेशन वैल्यू आया बिटवीन द फैक्टर्स, उसका हमने एक एवरेज वैल्यू निकाल लिया। एवरेज कोरिलेशन कितना आएगा बताइए प्लीज? 0.60। 0.60। ठीक। अब हमारा अगला स्टेप होगा, इस कोरिलेशन वैल्यू को हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कोरिलेशन या कोरिलेशन स्क्वायर, ठीक है। कोरिलेशन स्क्वायर वैल्यू कितनी आएगी? 0.36। 0.36। यस सर। ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि जो कोरिलेशन स्क्वायर वैल्यू है 0.36, ये एवरेज से बड़ा है कि छोटा है? सर छोटा है। छोटा है। तो एवरेज की वैल्यू जो आई है इट शुड बी हायर और ग्रेटर देन द कोरिलेशन स्क्वायर वैल्यू। ये कंडीशन फुलफिल होती है, then we say that the divergent validity has been approved or established। ठीक है, ये मैंने रैंडम फिगर के ऊपर लिया हुआ है। आप लोग को जब डाटा यूज करेंगे, उस डाटा को चलाएंगे, देखेंगे, रन करेंगे, तो आपके पास ये वैल्यूज आएंगे। सर ये जो कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाया है, जो एवरेज निकाला उसका स्क्वायर किया है, इसके बाद जो एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड से जो कंपेयर किया, उन दोनों का मतलब क्या है, जो लास्ट लाइन आपने बताया? इसका मतलब है जो वेरिएंस हमने एक्सप्लेन करता हुआ सर्च आइडेंटिफाई किया है, एवरेज वैल्यू पे एक्सप्लेन कर रहा है, इट शुड बी हायर देन दिस कोरिलेशन वैल्यू। ठीक है, ये अलग-अलग जो फैक्टर्स हैं वो अलग-अलग चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं कोरिलेशन के साथ में। तो इसलिए इट शुड बी ग्रेटर देन हायर कोरिलेशन। अगर समानता ज्यादा हो जाएगी तो वो एक ही जैसे टाइप का फैक्टर हो जाए ना, नहीं तो वो अलग-अलग होने चाहिए। ये तो हमें प्रूव करना है। और ये वेरिएंस जो है, द मोमेंट हमने ये बताया कि वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड जो हमने अलग-अलग फाइंड आउट किया है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द कोरिलेशन वैल्यू। यस यस। तो इसलिए हम ये चेक करते हैं कि कोरिलेशन स्क्वायर जो वैल्यू है दिस शुड बी लेसर देन द एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड। और एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड जितनी भी आए, अगर हायर है तो हम इसको डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को अप्रूव कर देते हैं। ओके यस ठीक है सर, थैंक यू सर। क्लियर हो गया सबको? अगर डाउट है तो वी विल कंटिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास। एक बार फिर से हम रिपीट करके चेक कर लेंगे, देख लेंगे। ओके ओके सर, नो सर। अगर कोई डाउट रहता है तो वी विल कंटिन्यू ऑन दिस। ओके, एक्सक्यूज मी और सर। मीनवाइल आई विल जस्ट रिक्वेस्ट कि कोई भी एक्सक्यूज ना देके अगर आप सभी लोग अगर इंस्टॉल कर लोगे तो फिर हो सकता है मैं आर को एक बार एक्सप्लेन कर पाऊं। अदरवाइज अगर टाइम नहीं मिलेगा तो आई वुड बी हेल्पलेस टू एक्सप्लेन। आई मीन टू गिव अ ब्रीफ एक्सपोजर टू आर। कल एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर प्लीज। राइट, अगर आप लोग सबके पास होगा तो करने का फायदा है। सर मैंने उसे इंस्टॉल किया था बट उसमें कुछ खुलाया, कुछ समझ नहीं आया सर। वो अब एक बॉक्स खुलता है और बॉक्स के अंदर कुछ लिखा रहता है, उसके बाद उसको कुछ करिए तो मतलब कहाँ डाटा वो कुछ नहीं समझ में। HTML का फॉर्मेट आता है उसमें। स्क्रीन शेयर करिएगा या फिर मुझे पर्सनली उसमें करिएगा, मैं बता दूंगा करना क्या करना है। ठीक है, उसमें दो चीजें डाउनलोड हो गई हैं सर। एक
एक आर स्टूडियो में एक हुआ है सर R64 4.1.2, एक हुआ है RI 386 4.1.2 सर। नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी सर वो आर है सर वो आर है, और आर स्टूडियो जिसमें हमें काम करना है वो आर स्टूडियो है। चलिए वो आर स्टूडियो पे आप लोगों को डाउनलोड करना है। हाँ सर, और जो सर बता रहे हैं वो आर है। अगली क्लास में तो ऑलरेडी इट्स अराउंड 3। यस सर, यस सर। ओके सर। Okay, sir. थैंक यू एवरीवन। Sir, ये attendance